हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी हिट्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो दोस्तों, इस चैप्टर को मैं आप लोगों को काफ़ी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी। आप लोग एंड तक बने रहिएगा और अगर आप लोग नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो दोस्तों, जब भी हम अर्थ की बात करते हैं यानी हमारी पृथ्वी की बात करते हैं तो अक्सर सिर्फ ह्यूमंस के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारी अर्थ सिर्फ इंसानों की नहीं है। इस प्लैनेट पर हज़ारों लाखों तरह के प्लांट्स हैं, यानी कि हमारी पृथ्वी पर हज़ारों तरह के प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं। ये सब मिलकर हमारी पृथ्वी को एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाते हैं। इसी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता कहते हैं। जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ही हेल्दी और बैलेंस्ड हमारा एनवायरनमेंट होगा। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, इंडिया बायोडाइवर्सिटी के मामले में इतना खास क्यों माना जाता है और इन नेचुरल रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए बचाना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। सबसे पहले दो इम्पॉर्टेंट टर्म समझते हैं, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा का मतलब होता है किसी भी एरिया के सारे प्लांट्स और वेजिटेशन, और फौना का मतलब होता है उस एरिया के सारे एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ। एक सिंपल सी ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट लाइफ और फौना का मतलब होता है एनिमल लाइफ। फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया को दुनिया के बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्रीज़ में गिना जाता है। यहाँ हिमालय से लेकर डेजर्ट प्लेन, फॉरेस्ट और कोस्टल एरियाज तक अलग अलग फिजिकल कंडीशन मिलती हैं। इसी वजह से यहाँ बहुत सारी प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ पाई जाती हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि आज भी कई स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनकी डिस्कवरी होना अभी बाकी है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंडिया की बायोडाइवर्सिटी कितनी वास्ट और यूनिक है। हमारे जीवन में इम्पॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की। अब सवाल आता है कि फ्लोरा और फौना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। हमारी डेली लाइफ काफ़ी हद तक फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ पर डिपेंड करती है। हमें फूड, मेडिसिन्स, टिम्बर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और कई यूज़फुल प्रोडक्ट फॉरेस्ट से मिलते हैं। साथ ही फॉरेस्ट एयर को क्लीन रखते हैं, रेनफॉल में हेल्प करते हैं और इन्वायरमेंट का बैलेंस मेंटेन करते हैं। यानी अगर फॉरेस्ट सेफ़ रहेंगे तभी हमारा फ्यूचर भी सेफ़ रहेगा। अब हम समझते हैं कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। लेकिन आज एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, इल्लीगल हंटिंग और बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ लगातार कम होते जा रहे हैं। अगर हमने समय रहते इनका प्रोटेक्शन नहीं किया तो बहुत सी रेयर स्पीशीज़ हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, यानी गायब हो सकती हैं। इसीलिए इस चैप्टर में हम वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के मेथड भी डिटेल्स में पढ़ेंगे और समझेंगे कि इन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी क्यों है। हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग पर, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। अब तक हमने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की इम्पोर्टेंस समझ ली। अब सवाल ये है कि इन्हें कंजर्व करना इतना ज़रूरी क्यों होता है और इंडिया में इनके प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या एफ़र्ट किए गए हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप इन्हें समझते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला सवाल यही है कि वाई इज़ कंजर्वेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। लोग देखते हैं कि वाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। पहला रीज़न है कि कंजर्वेशन हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखता है। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सिर्फ नेचर की ब्यूटी नहीं बढ़ाते, बल्कि ये हमारी लाइफ सपोर्ट सिस्टम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। क्लीन एयर, फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल इनडायरेक्टली फॉरेस्ट की वजह से ही मिलती है। अगर फॉरेस्ट ख़त्म होंगे तो एनवायरनमेंट का बैलेंस भी बिगड़ जाएगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न है जेनेटिक डाइवर्सिटी। नेचर में हर प्लांट और एनिमल की कई अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं। इन वैरायटीज़ की वजह से स्पीशीज़ फ्यूचर में सर्वाइव करती हैं और उनकी बेटर ब्रीडिंग और डेवलपमेंट होती है। जैसे एग्रीकल्चर में अलग अलग वैरायटीज़ की क्रॉप्स उगाई जाती हैं, वैसे ही एनिमल्स और फिशेस की भी वैरायटीज़ होती हैं। अगर कोई वैरायटी एक्सटिंक्ट हो जाए यानी गायब हो जाए तो उसे दोबारा वापस लाना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए। सो फ्रेंड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972
The Indian Wildlife Protection Act was implemented 1972 with various provision for protecting habitats. सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ और उनके नेचुरल हैबिटेट को लीगल प्रोटेक्शन दी। साथ ही इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की लिस्ट बनाई गई और उनका हंटिंग और इलीगल ट्रेड पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया। बाद में 1980s और 1986 में कई और स्पीशीज़ को प्रोटेक्टेड लिस्ट में इंक्लूड किया गया। इस लिस्ट में बटरफ्लाइज, मॉथ्स, बीटल्स और ड्रैगन फ्लाइज जैसे इंसेक्ट भी शामिल किए गए। 1991 में पहली बार कुछ प्लांट्स स्पीशीज़ को भी लीगल प्रोटेक्शन दी गई। शुरुआत में 6 इम्पॉर्टेंट प्लांट स्पीशीज़ को प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रखा गया। प्रोटेक्टेड एरिया सिर्फ कानून बनाना ही काफ़ी नहीं था, इसीलिए गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ को सेफ इन्वायरमेंट देने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज़ भी डेवलप किए। इसमें शामिल हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व। इंडिया में लगभग 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 106 नेशनल पार्क्स और 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्पीशीज़ स्पेसिफिक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। गवर्नमेंट ने कुछ इंडेंजर्ड एनिमल्स के लिए स्पेशल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट भी शुरू किए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, एशियाटिक लॉयन कंजर्वेशन, घड़ियाल कंजर्वेशन, ब्लैक बक कंजर्वेशन, रेनोकोर्स कंजर्वेशन, स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन। साथ प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च किया गया। टाइगर इंडिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट वाइल्ड एनिमल है और फॉरेस्ट इकोसिस्टम का टॉप प्रेडिकेटर भी है, लेकिन पिछले कई दशकों में टाइगर की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से घटने लगी। एक समय इंडिया में लगभग 55,000 टाइगर होने का एस्टिमेट था, लेकिन 1970 तक ये संख्या सिर्फ 1,827 के आसपास रह गई। टाइगर पॉपुलेशन कम होने का रीज़न, जो सबसे पहला रीज़न था पोचिंग। टाइगर की स्किन और बोन्स की इल्लीगल मार्केट में बहुत डिमांड थी, इसीलिए उनका शिकार किया जाता था। दूसरा रीज़न था हैबिटेट लॉस। फॉरेस्ट की कटिंग और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से टाइगर के नेचुरल हैबिटेट्स कम होते गए। तीसरा रीज़न था प्रे एनिमल्स की कमी। टाइगर्स जिन एनिमल्स का शिकार करते हैं उनकी पॉपुलेशन भी कम होने लगी, जिससे उन्हें फूड की प्रॉब्लम होने लगी। और चौथा रीज़न था ह्यूमन पॉपुलेशन का बढ़ना। इंसानी एक्टिविटीज़ फॉरेस्ट के अंदर बढ़ने लगी, जिससे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी इंक्रीज़ हुआ। लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया। प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था टाइगर पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना, उनके हैबिटेट्स को प्रिजर्व करना और इलीगल हंटिंग को रोकना। आज प्रोजेक्ट टाइगर की वजह से टाइगर पॉपुलेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। इंडिया के कुछ फेमस टाइगर रिजर्व्स हैं: जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है, मानस टाइगर रिजर्व जो कि असम में है और पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि केरला में है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं जो आपसे कई एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सब रिजर्व्स टाइगर को सेफ हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं और उनकी पॉपुलेशन को कंजर्व करने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। अब तक हमने कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट को उनकी प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट के बेसिस पर कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया। इंडिया के फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और तीसरा अनक्लास्ड फॉरेस्ट। एक एक करके समझते हैं। पहला है रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं। इन फॉरेस्ट का ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होता है और यहाँ किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी पर बहुत सख्त कंट्रोल होता है। ना तो बिना परमिशन के पेड़ काटे जा सकते हैं और ना ही फॉरेस्ट रिसोर्सेज का फ्रीली यूज़ किया जा सकता है। इन फॉरेस्ट का मेन पर्पस वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी को मैक्सिमम प्रोटेक्शन देना होता है। रिजर्व फॉरेस्ट हमें जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तराखंड जैसे स्टेट्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की।
ये फॉरेस्ट भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, लेकिन इनमें रिजर्व फॉरेस्ट के मुकाबले थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। गवर्नमेंट लोकल विलेजर्स को लिमिटेड परमिशन देती है, जैसे फ्यूल, वुड कलेक्ट करना या अपने पशुओं को चराना, लेकिन साथ ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूरी मॉनिटरिंग करता है ताकि फॉरेस्ट को कोई नुकसान ना हो। इंडिया के लगभग 1/3 फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरीज में आते हैं। ये फॉरेस्ट राजस्थान, हरियाणा, बिहार और पंजाब जैसे स्टेट्स में अधिक मिलते हैं। अब हम बढ़ते हैं तीसरे फॉरेस्ट की तरफ, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट को गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट एजेंसीज या लोकल कम्युनिटीज़ भी मैनेज कर सकती हैं। यहाँ लोग फॉरेस्ट रिसोर्सेज को रिलेटिवली फ्री यूज़ कर सकते हैं। कई वेस्टलैंड भी इसी कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं। अनक्लास्ड फॉरेस्ट ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और गुजरात के कुछ एरियाज़ में पाए जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को मिलाकर परमानेंट फॉरेस्ट कहा जाता है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ के टोटल फॉरेस्ट एरिया लगभग 75% हिस्सा परमानेंट फॉरेस्ट के अंदर आता है। इसी वजह से मध्य प्रदेश को परमानेंट फॉरेस्ट के मामले में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट में से एक माना जाता है। सो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। सो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा कि गवर्नमेंट फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेती है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि लोकल कम्युनिटीज़ और आम लोगों ने भी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा कि गवर्नमेंट फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग लॉज और प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट के एफर्ट ही काफ़ी नहीं होते। जब तक लोकल कम्युनिटीज़ और आम लोग साथ ना दें, कंजर्वेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इंडिया में कई ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जहां लोगों ने खुद आगे बढ़कर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने की जिम्मेदारी उठाई। फर्स्ट, सरिस्का टाइगर रिजर्व। सबसे पहले बात करते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व की। एक समय गवर्नमेंट ने इस एरिया में माइनिंग शुरू करने का प्लान बनाया था, लेकिन माइनिंग से फॉरेस्ट को नुकसान होता और वाइल्ड लाइफ के साथ साथ वहाँ के लोगों की लाइवलीहुड भी प्रभावित होती है। इस बात को समझते हुए लोकल कम्युनिटीज़ ने इस फैसले का ज़ोरदार विरोध किया। लोगों ने प्रोटेस्ट किया और गवर्नमेंट से माइनिंग का प्लान वापस लेने की मांग की। आखिरकार लोगों की एकता और लगातार प्रयास के बाद गवर्नमेंट को अपना डिसीजन बदलना पड़ा और माइनिंग का प्लान कैंसिल कर दिया गया। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि जब कम्युनिटी एक साथ खड़ी हो जाए तो एनवायरनमेंट को बचाया जा सकता है। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का। लगभग 5 गांव के लोगों ने मिलकर करीब 1200 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया को बचाने का संकल्प लिया। उन्होंने इस फॉरेस्ट को अपनी तरफ से एक सेंचुरी का रूप दिया, जिसे भैरवदेव डाकव सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। सबसे खास बात ये थी कि इस सेंचुरी की सुरक्षा के लिए विलेजर्स ने खुद रूल्स बनाए और उनका पालन किया। आज भी वहाँ के लोग हंटिंग और फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए मिलकर काम करते हैं। ये बताता है कि नेचर की प्रोटेक्शन सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, हर सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अब हम आते हैं इंडिया के सबसे फेमस एनवायरमेंटल मूवमेंट में से एक चिपको आंदोलन पर। यह मूवमेंट हिमालय के पहाड़ी इलाकों के लोगों ने शुरू किया था। जब पेड़ों को काटने के लिए लोग आए तो विलेजर्स ने एक अनोखा तरीका अपनाया। वो पेड़ों से जाकर चिपक गए और कहा, अगर पेड़ काटना है तो पहले हमें काटना होगा। उनका मकसद साफ था, जब तक हम जिंदा हैं पेड़ नहीं काटने देंगे। उनके इस शांतिपूर्ण आंदोलन की वजह से बहुत से पेड़ बचाए गए और डिफॉरेस्टेशन को रोकने में सफलता मिली। बाद में इसी मूवमेंट के थ्रू लोगों ने नए पेड़ भी लगाए और एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा दिया। इन सब एग्जाम्पल्स से एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। जब गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटीज़ मिलकर काम करती हैं तभी प्रकृति को सच में सुरक्षित रखा जा सकता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आंदोलन पर, बीज बचाओ आंदोलन, सेव द सीड्स एंड मूवमेंट की शुरुआत 1980s के अंत में टिहरी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के नवदन्या रिवर वैली रीजन से हुई। इस आंदोलन का उद्देश्य था ट्रेडिशनल सीड्स और पुरानी खेती की टेक्निक्स को बचाना। इस मूवमेंट को विजय जारदारी ने लीड किया। उनका मानना था कि अगर हम सिर्फ मॉडर्न हाइब्रिड सीड्स पर डिपेंड हो जाएंगे तो हमारी पुरानी और वैल्यूएबल सीड्स वैरायटीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी।
इसीलिए उन्होंने ट्रेडिशनल सीड्स को कलेक्ट किया, प्रिजर्व किया और लोगों को ट्रेडिशनल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए मोटिवेट किया। इससे बायोडाइवर्सिटी भी बची और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट मिला। अब हम देखते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM। ये गवर्नमेंट का एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल कम्युनिटीज़ मिलकर फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट करते थे। गवर्नमेंट ने लोकल लोगों को फॉरेस्ट की देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। बदले में उन्हें फॉरेस्ट से कुछ नॉन टिम्बर रिसोर्सेज जैसे फ्यूल, फूड और अन्य ज़रूरी फॉरेस्ट प्रोडक्ट का लिमिटेड यूज़ करने की परमिशन दी गई। इस अरेंजमेंट से दोनों को फ़ायदा हुआ, फॉरेस्ट भी सुरक्षित रहे और लोकल लोगों की लाइवलीहुड भी इम्प्रूव हुई। इस प्रोग्राम की शुरुआत 1988 में हुई जब उड़ीसा गवर्नमेंट ने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए पहला रिजोल्यूशन पास किया। अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, सेक्रेड ग्रुप्स। सेक्रेड ग्रुप्स का मतलब होता है ऐसे फॉरेस्ट या ट्रीज़ जिन्हें लोग अपनी रिलीजियस बिलीफ और ट्रेडिशन की वजह से प्रोटेक्ट करते हैं। यानी इनकी सिक्योरिटी किसी लॉ की वजह से नहीं बल्कि लोगों की आस्था और विश्वास की वजह से होती है। इंडिया में प्राचीन समय से ही प्रकृति की पूजा करने की परंपरा रही है। जैसे छोटा नागपुर प्लेटू की मुंडा और संथाल कम्युनिटीज़ महुआ और कदम के पेड़ को पवित्र मानती हैं और उनकी रक्षा करती हैं। उड़ीसा और बिहार की ट्राइबल कम्युनिटीज़ शादी विवाह के समय आम और इमली के पेड़ को शुभ मानती हैं और उनका कंजर्वेशन करती हैं। इसी तरह हम भी पीपल और बरगद के पेड़ को पवित्र मानकर उनकी पूजा करते हैं। हमारी संस्कृति सिर्फ पेड़ पौधों तक ही सीमित नहीं है। कई जगह पहाड़ों, नदियों, झरनों और कुछ जानवरों को भी पवित्र माना जाता है। राजस्थान की बिश्नोई कम्युनिटी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ये लोग ब्लैक बक, नीलगाय और पीकॉक जैसे एनिमल्स की सुरक्षा को अपना धर्म मानते हैं और उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। इस चैप्टर से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिलता है। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हर सिटीज़न का भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम सब मिलकर नेचर का ध्यान रखेंगे तो आने वाली जनरेशन भी इसकी खूबसूरती और रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा पाएगी। जाते जाते गौतम बुद्ध की एक सुंदर बात याद रखते हैं, एक पेड़ बिना कुछ मांगे हमें फल, फूल, हवा और छाया देता है। यहाँ तक कि जो उसे काटने आता है उसे भी वो छाया देना नहीं छोड़ता। इसलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ज़्यादा पेड़ नहीं लगा सकते तो कम से कम उन्हें बचाने की कोशिश ज़रूर कीजिए। और अगर आप वाइल्ड लाइफ की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें नुकसान मत पहुंचाइए। नेचर हमारी सबसे बड़ी दौलत है, इसकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। सो फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। अगर आपको ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।